कुछ मत करो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम बहनें अपने आप कर लेंगी। ताकि जब स्कीमें बनती हैं, जब सरकार की संपत्ति स्कीमों में जाती है। चुनावी माहौल में बड़े बड़े नेताओं के हवाई दौरे हो रहे हैं। आसमान से उतरने वाले ये नेता जनता को लुभाने के लिए क्या नहीं कर रहे। मोदी शाह से लेकर राहुल और प्रियंका सब सूबे की खाक छान रहे हैं। दिलचस्प नजारा है, लेकिन वोटर की आत्मा क्या कह रही है। चुनावी वादे निजी लाभ की घोषणाओं और दावों से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बाल कल्याण, वैयक्तिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, राज्य और राष्ट्र का कल्याण निजी स्वार्थ के शॉर्टकट में गुम हो गए हैं। आज चुनाव मुफ्तखोरी की योजनाओं पर चला गया है। माफ और हाफ राजनीतिक इंसाफ बन गया है। मेरी गरीब बहनें कई बार हजार रुपया के लिए परेशान हो जाती है। सही बात है कि नहीं? जरूरत अगर पड़ जाती थी तो इंतजाम नहीं हो पाता। बेटा बेटी की जरूरत पूरी नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि शिवराज अपनी बहनों का तो भाई है, और भाई भी सगा हूं कि सौतेला। सगा भाई, तुझे भी तो कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा क्या करूं, और अंत में मैंने सोचा कि कुछ मत करो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम बहनें अपने आप कर लेंगी। जाति जनगणना का मतलब है कि सबकी गिनती हो जाए, किस जाति के कौन कौन से लोग हैं, ताकि जब स्कीमें बनती हैं, जब सरकार की संपत्ति स्कीमों में जाती है, जब आपकी सहायता के लिए, आपकी तरक्की के लिए प्लानिंग होती है, योजनाएं बनती हैं, जब नौकरियां, रोजगार दिलवाए जाते हैं, तो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समाज और मानवीय जीवन के विकास के बुनियादी विचार और सिद्धांत राजनीतिक विकारों के कारण बदलते जा रहे हैं। गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे तो कभी कभार चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन शौचालय, अस्पताल, व्यक्तिगत सुरक्षा, अपराध, राजनीतिक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण चुनाव के मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। चुनाव में एक दूसरे दल के खिलाफ ऐसे मुद्दों का उपयोग कर विभाजन को बढ़ाना आम बात है, लेकिन मतदाता ऐसे मुद्दों से अलग थलग केवल निजी स्वार्थ की पूर्ति और जाति संप्रदाय तक ही मताधिकार के निर्णय को सीमित रखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर है कि चुनाव में माफ और हाफ की राजनीति कुछ इस तरीके से हावी हो गई है कि इसे अब इंसाफ के रूप में पेश किया जा रहा है। जी हाँ, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव में दोनों ही ओर से कुछ इस तरीके के ऑफर गेम शुरू हो गए हैं, जिसमें माफ भी हो रहा है, कुछ हाफ भी हो रहा है, लेकिन इसे जायज ठहराने के लिए इसका नाम इंसाफ रखा गया है। और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से इसे इंसाफ ठहरा रहे हैं, कितना जायज है ये माफ और हाफ का गेम, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बड़ी बहस आज इसी बात पर है। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेत्री मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप सब लोग जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष द्विवेदी जी, जो राजनीतिक समीक्षा हमारे बीच रखेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि माफ और हाफ इस तरीके से दोनों ओर से सामने आ रहा है कि लोग इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि ये कितना जायज है, क्या ये सही है। लेकिन भाषणों से ये बात पता चलती है कि इसे इंसाफ बताकर पेश किया जा रहा है। एक एक करके दोनों पक्षों को जान लेते हैं कि उनके पास क्या है जो कि इंसाफ है। पहले मंजरी जैन जी, सत्ता में आप लोग हैं, सत्ता में रहते हुए कुछ चीजें रह गई, वो इंसाफ के रूप में अब आप लोग फिर चुनाव में लेकर आ गए हैं। क्या क्या है वो चीजें, क्या आप लोग दे रहे हैं और वो इंसाफ कैसे है, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास किया है और गरीब कल्याण को लेकर काम किया है। सेवा और सुशासन हमारा मंत्र रहा है। तो हमने जो कार्य किए वो गरीब जनता के
जीवन स्तर को उठाने के लिए कार्य किया। जैसे कि हमारे जो पथ प्रदर्शक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया था उसको लेकर हम चले, क्यों हमारा मंत्र है कि हमारा जो पग है वो भी अंत्योदय के लिए है, पथ है वो भी अंत्योदय के लिए है, और हमारा जो विजन है वो भी अंत्योदय के लिए है। तो निश्चित तौर पे हम उस विजन को लेकर साथ में चले, और चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, हर व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है वो मील का पत्थर साबित हुआ है। इसीलिए आज हम बीमारू मध्य प्रदेश से विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े। तो आज जितनी योजनाएं जो चल रही हैं हम उन्हें इस तरीके से नहीं रेखांकित कर सकते हैं कि वो मुफ्त की योजना है। हमने जीवन स्तर उठाने का काम किया है। मुफ्त की योजनाएं तो कांग्रेस के शासन काल में रही हैं और उन्होंने गरीब को कभी उनका जीवन स्तर उठाने का काम नहीं किया। हमने गरीब के जीवन स्तर उठाने के लिए जो काम किए उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए किए। शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने पहले जो मध्य प्रदेश में 56,000 स्कूल थे, आज 2.5 लाख से अधिक स्कूल है। जो स्कूल पेड़ के नीचे लगते थे आज हमारी 2.5 लाख से अधिक बिल्डिंगें तैयार हैं और सीएम राइज स्कूल बन गए हैं। हमने हर तरीके से हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया। मंजरी जी, ये तो एक विकास की बात है, इसको लेकर कोई इनकार भी नहीं है, आपने किया होगा, वो विपक्ष भी जानता है, जनता भी जानती है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए ये डायरेक्ट खाते में किस लिए? जब आप इतना विकास कर रही हैं, लोगों को जो वातावरण मिल रहा है उसके हिसाब से वो अपना व्यवसाय आगे बढ़ाकर अपने आप को खड़ा रखते हैं, उनको पैसे देने की क्यों जरूरत आन पड़ी, जबकि आपकी सरकार 15 साल 20 साल होने वाले हैं? देखिए, जो माताओं बहनों के खातों में जो पैसे डालने की जो बात हो रही है वो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदिवासी समुदाय से आती थी, भारिया बेगा समुदाय की जो महिलाएं थी, उनके भरण पोषण के लिए, उनके बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में डालना शुरू किए थे। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई इन्होंने वो बंद कर दिए। हमारी जब सरकार आई 15 महीने बाद पुनः, तब हमने फिर शुरू किए, और जब हमें ये लगा कि ये 1,000 रुपए, 1,200 रुपए उन महिलाओं के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो अपने बच्चों को फल या जो बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं उनको पौष्टिक आहार दे सके और खुद पौष्टिक आहार कर सके, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये 1,000 या 1,250 रुपए जो है वो जीवन में बहुत बड़ा ऐसा कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक छोटी सी राशि है जो उन बहनों के लिए है, जो उनको आत्मनिर्भर बना सके और उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। जिसके ठीक है, मंजरी जी का पॉइंट के सामने या ठीक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो गया है। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। डॉक्टर संदीप जी, ये भी तर्क सही है कि जो पिछड़े हुए हैं, जो समानता का अधिकार जिनको पाना चाहिए, उनके लिए कुछ मदद देती है सरकार। सरकार का काम ही यही है कि समानता सब में लाई जाए, तो जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग भी यही कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कई राज्यों में जहां आपकी सरकार बन गई, हिमाचल और कर्नाटक, वहां भी आप लोग ने यही दांव चला। तो बीजेपी अगर ये कर रही है तो उसको गलत क्यों ठहरा रहे हैं आप लोग, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? मोहन जी, राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते मेरा अपना ये मानना है कि राज्य का मूल कर्तव्य जो होता है जनता की भलाई होता है। जनता को सम्मान के अवसर दें, उनको सुविधाएं दें और उनको सुरक्षा दें। और महात्मा गांधी की पवित्र अवधारणा को आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने शुरूधार्य किया कि गांव के अंतिम छोर पर या समाज के अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की ताकत पहुंचना चाहिए। यह काम कांग्रेस पार्टी ने 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही शुरू कर दिया था। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जो 20 सूत्री कार्यक्रम बने, वो निचले स्तर तक लोगों को सत्ता की ताकत, सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बने। और कांग्रेस पार्टी कोई आज सत्ता में नहीं आई है, कांग्रेस पार्टी शुरू सत्ता में, और ये काम वो करती आई है। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं, मेरी बहन मंजरी जैन जी ने अभी बहुत अच्छी बातें की कि उनकी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, तो कोई एहसान थोड़ी किया। जनता ने आपको शासन चलाने के लिए भेजा और जनता अपनी सुरक्षा और सुविधा चाहती है। अब फर्क इस बात का है कि आपने सत्ता में आने के बाद से उसके हमने तो हमारा दायित्व निभाया, हमारा कर्तव्य निभाया।
मंजरी जी, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूँ, आपकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि एहसान थोड़ी किया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। मैंने अपना भी बोला कि हमने भी अगर काम किया है ये, तो हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना राजधर्म निभाया है। ठीक है, और आज से नहीं, 1950 से कांग्रेस की सरकारें केंद्र से लेकर प्रदेश तक है। आप जो कर रहे थे वो हो सकता है अच्छी चीज हो, तो उसको बीजेपी ने भी अडॉप्ट कर लिया, तो गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? निश्चित रूप से बीजेपी ने सारी चीजें कांग्रेस की ही अडॉप्ट की हुई हैं। अगर इनकी लाडली बहना योजना की हम बात करें तो 4 महीने पहले कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। और इस योजना की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बेशर्मी से की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने तो 1500 रुपए देने का वचन दिया था, इनने 1000 रुपए देने का काम शुरू किया। इसके बाद इन बहनों और बेटियों की इन्होंने बेईमानों ने बोलियां लगाना शुरू कर दी कि हम 1250 देंगे, हम 1500 देंगे, हम 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे। अरे ये बहनें या बेटियां हैं क्या बाजार का बोली लगाने वाला सामान? आप कैसी बात करते हैं? मातृशक्ति का अगर सम्मान करना है तो उनको सम्मान के साथ अवसर दीजिए ना। ये गलत था कि आप लोग लगातार एक तरीके से लुभाने के लिए कुछ समय में अलग अलग योजनाओं को बदलते रहे और पैसे के जरिए लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहे। क्या ये सही है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो साथ में मेरे साथी हैं संदीप जी को मैं बताना चाहती हूँ कि 1500 रुपए आपने पहले अनाउंस नहीं किया था। हम तो 2017 से 1000 रुपए दे ही रहे थे। और जब हमने 1000 रुपए देने की घोषणा की तब आपने 1500 रुपए नारी सम्मान देने की घोषणा की। बोली तो आपने लगाई, एक तो आपने शब्द उपयोग बहुत गलत किया कि महिलाओं के लिए बोली लगा रहे, तो वो आपने किया। और इसके बाद जो आपने नारी सम्मान के फॉर्म भरे थे वो रद्दी में फेंक गए। उनमें कचौड़ी और समोसे जो रेहड़ी वाले हैं वो बेचते दिखे, मूंगफली बेचते दिखे। तो ये तो आपने छलावा किया। उन कागजों में जो आपने फॉर्म भरे थे नारी सम्मान के नाम पर, उन पर कितनी महत्वपूर्ण जानकारी भरी थी आपने। महिलाओं के मोबाइल नंबर थे, आधार कार्ड नंबर थे, उनकी बैंक की डिटेल थी। तो वो एक ऐसे लोगों के हाथों में पहुंचे हैं जो कभी भी उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ठीक है, आएंगे उस पर आएंगे। चलिए अब एक टिप्पणी ले लेते हैं। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक शब्द लगातार चुनाव के समय सुनने में मिलता है, रेवड़ी कल्चर। क्या इस तरीके की जो बातें हो रही है मध्य प्रदेश में, ये क्या रेवड़ी कल्चर मध्य प्रदेश में एडॉप्ट हो गया है या ये उससे कुछ अलग चीज है? आपका क्या आकलन है? नहीं, अब इसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन ये है तो रेवड़ी कल्चर ही। इसमें कोई इसका कुछ नहीं, भी विकास के उत्थान के लिए किया जा रहा है ऐसा तर्क दिया जा रहा है। कितना सही है? क्या सही है ये? तो उत्थान के लिए पहले भी जो कुछ किया गया है या साउथ भारत में और भी राज्यों में जो किया गया है वो भी वही है और उसको मोटे तौर पे रेवड़ी कल्चर ही कहा जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए जो सम्मान राशि को जो दिया है उसको चूंकि उसकी ब्रांडिंग अलग है और चीजें अलग हैं, तो वो माना जा सकता है कि महिलाओं के दोनों ही पक्ष जो चाहते हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो और थोड़ा सा उनको एक आर्थिक रूप से सपोर्ट मिले। ये कांग्रेस भाजपा दोनों के एजेंडे में शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि जो योजना मान लीजिए कांग्रेस ने उसका अनाउंसमेंट किया तो कांग्रेस ने चुनाव के नजरिए से किया और वो इसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में पहले कर चुके थे, कर्नाटक में। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव के 2 महीने पहले कोई सरकार जो 18 साल से काम कर रही हो वो चुनाव के 2-3-4 महीने पहले इस योजना को ला रही है। या जैसा मंजरी जी कह रहे हैं कि 2017 में लाई गई थी, तो वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए लाई गई थी। मेरा उसमें सुझाव, मैं इसका विरोध नहीं करता। सरकार अगर करना चाहे महिलाओं को 2000, 5000, 10,000 जो देना चाहे दे, लेकिन बेहतर ये है कि ये जो सारी जो पैसे दिए जाते हैं इनको किसी प्रोडक्टिविटी या किसी ऐसी स्कीम से जोड़ा जाए कि महिलाएं कुछ काम, कोई हुनर सीख सकें और वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, मार्केट में जो पैसा आता है, फ्लो बनता है, उसमें योगदान दे सकें। तो अगर पैसा दिया जा रहा है तो वो बात ठीक है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन बदले में उनसे कोई काम भी लिया जा सकता था कि जैसे उनका जो हुनर है, घर में अचार है, बड़ी, पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो भी इस तरह से आर्थिक स्वावलंबन की ओर काम करने की जरूरत थी। लेकिन जो कल्चर चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि अभी इस पर नहीं, वोट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सबसे पहले संदीप जी,
ये जो आप लोग भी कर रहे हैं या बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी की नकल है कहा जाता है। आम आदमी पार्टी की सफलता का प्रतिशत बढ़ा तो आप लोग ने भी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसके पीछे प्रदेश में क्या असर होगा, आर्थिक विकास पर क्या असर होगा, इसका भी क्या आप लोग आकलन करके करते हैं या वोट बैंक को ध्यान में रखकर ये सब चीजें हो रही है? तिवारी जी, पहली चीज तो मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि हम आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। सत्ता में हम रहे आए, हमारी नकल सबने की। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले 3.5 सालों में शिवराज सिंह और भाजपा का जो कुशासन मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, 450 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए पे पहुंच गया, खाने का तेल 65 रुपए से 200 रुपए पे पहुंच गया। तो हमारी माताएं बहनें, इवन मैं मंजरी जी से खुद भी कहना चाहूंगा कि आपके पल्लू में जो चिल्लर बंधी थी, आपके बटुए में जो आपकी जमा पूंजी थी, आपके थोड़े बहुत गुल्लक में जो पैसे जमा किए थे कि आने वक्त में काम आएंगे, वो पैसे आपके दाल चावल खरीदने में, तेल खरीदने में, गैस खरीदने में और महंगी बिजली के करंट में खत्म हो गए। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से अगर संपन्न हम महिलाओं को बनाएंगे, हम घर में रहने वाली मातृशक्ति को ताकतवर बनाएंगे, उसकी इच्छा शक्ति में उसके जीने का अधिकार देंगे, तो घर अच्छे से चलेगा। जब घर अच्छे से चलेगा तो समाज अच्छे से चलेगा, समाज अच्छे से चलेगा तो राष्ट्र अच्छे से चलेगा। ये कांग्रेस की भावना है, कांग्रेस की अवधारणा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नारी के पास इतना पैसा पहुंचेगा, जब वह अपनी जरूरतें पूरी करेगी, तो उसके पास बचत भी होगी, और जब बचत होगी तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में लिक्विडाइजेशन भी बढ़ेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार भाई आशीष दुबे की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना एक काम हो सकता है, लेकिन उन्हें रोजगार संपन्न अगर बनाते हैं तो ये ज्यादा लंबे समय तक उनको हम आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। इस बारे में भी हमारी पार्टी बहुत गंभीर है। हम सत्ता में आने वाले हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से और रोजगार संपन्न रूप से बनाने के लिए हमारे एक कदम जो है आगे बढ़ेंगे, ये आपको देखने में मिलेगा। कांग्रेस ने इसे महंगाई से जोड़ दिया, क्योंकि महंगाई की मार है, इसलिए उसे कंपनसेट करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। मंजरी जी, महंगाई भी, क्योंकि केंद्र में आप लोग की सरकार है, इसलिए आप लोग की ओर देखते हैं लोग कि भाई महंगाई बढ़ी है। ऐसे में अगर ये कांग्रेस कह भी रही है तो दोनों तरफ से आलोचना हो रही है आप लोगों की, ये पैसे भी देना और ऊपर से महंगाई को भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए संदीप जी के मैं बात का जवाब देना चाहूंगी मोहन जी, कि सबसे पहले जो हम जानते हैं कि यदि महंगाई की दर नापनी है तो प्रति व्यक्ति आय को नापना पड़ता है। तो 2002 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 11,000 कुछ थी। आज हम 2023 की बात करें तो 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। जो 2003 में एम्प्लॉइज की, कर्मचारियों की तनख्वाह 10,000 13,000 हुआ करती थी, आज 90,000 से लेके 1 लाख तक है उनकी तनख्वाह। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि महंगाई इस तरीके से नापी जाती है। आज के समय में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब आम आदमी को? वो तो जा रहा है प्याज खरीदने, दाल खरीदने, आटा खरीदने, उसे महंगा मिल रहा है। हेलो जी, मध्य प्रदेश देखिए वही मैं आपको बताना चाहती हूँ मोहन जी कि आप भी समझते हैं, मेरे भाई भी पढ़े लिखे हैं, कि प्रति व्यक्ति आय के मापदंड से ही आप महंगाई को माप सकते हैं। यदि उस समय 13,000 आय थी तो आज 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय है। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। केवल नौकरी करने वालों की आप आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में 5% भी नहीं है। गैस टंकी की बात की, 2012 में 1,200 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था, और उस समय गैस के कनेक्शन कितने थे? टोटल 14 करोड़। जब हमने उज्ज्वला योजना लेकर आए महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, तो आज है 34 करोड़ गैस कनेक्शन आज हमारे देश में है। तो किसने किया? दिए हमारी बहनों को धुएं से कराने का पैसा ही नहीं है, आपने पहले ही उनका पैसा निकाल लिया महंगाई बढ़ा के। करने वाले थे। संदीप जी मेरी बात हो जाने दीजिए, आप बड़े समझदार लग रहे हैं मुझे। मैं पहली बार आपके साथ बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ डिबेट करना, तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने कहा लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में रही और कांग्रेस की नकल करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने गरीब को पक्का मकान बनाने का क्यों नहीं सोचा? आपके सरकार के कार्यकाल में
मुश्किल से 1 या 2 कुटी आती थी और वो भी 10,000 20,000 रुपए आते थे कुटी के नाम पर, और बड़ी मुश्किल से जोर आजमाइश करके सोर्स लगाकर 1 या 2 कुटी एक गांव में, एक पंचायत में मिल पाती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उस गरीब का सपना साकार किया जो रात भर घाट पर बैठकर निकालते थे, पानी टप टप उनके घर में गिरता था और चूहे मेंढक सांप के डर के कारण पूरा परिवार एक खटिया पर बैठकर निकालता था। उस परेशानी को उनकी संवेदना को किसने समझा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और जो वो आवास दिए थे, जब आपकी 15 महीने की सरकार आई तब कमलनाथ जी ने उसका जो शेयर राशि थी राज्य सरकार की वो न मिलाकर 1.5 लाख मकान आपने वापस क्यों कर दिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब नल जल योजना का जो पैसा आया आपने उसे वापस क्यों कर दिया? आपने नल जल योजना क्यों नहीं चालू की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि बहनें धुएं से परेशान होती है तो गैस कनेक्शन दिए, बहनें दिन भर पानी ढोती थी कुएं से और सरकारी नलों से, उनके लिए टोटी से उनके घर में पानी पहुंचाया। बिजली के लिए तो इस तरीके से लाइट, बिजली, हर तरीके से जो बुनियादी आवश्यकताएं, जो हर आदमी का अधिकार है उस पर, उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी चलिए ये बुनियादी आवश्यकताओं से भी जोड़ दिया है बीजेपी ने। आशीष जी से टिप्पणी ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। आशीष जी अच्छे से बता पाएंगे, चुनाव में इस तरीके की चीजों को एक तरीके से जायज ठहराया जा रहा है, आवश्यकताओं से जोड़ा जा रहा है, बुनियादी जरूरत बताया जा रहा है, समानता का अधिकार बताया जा रहा है, क्या ये काम करेगा इस चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर कई बार क्या होता है कि कुछ जो बहुत ही कमजोर वर्ग होता है या जो बहुत नीडी जो लोग होते हैं, वहां पर उनके लिए कई बार ये चीजें असर कर जाती हैं। लेकिन व्यापक तौर पर देखा जाए तो ये दीर्घकालिक रूप से ये नुकसानदेह होती हैं। जैसे अभी कहा गया कि 1,000 रुपए या 1,200 रुपए छोटी सी राशि होती है, लेकिन सरकार के ऊपर टोटल खर्च कितना है? वो तो कई लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ का खर्च होता है। तो ये सब चीजें बड़ा एक लाइबिलिटी बनती है। इसीलिए इन सब चीजों को किसी ना किसी ऐसे हुनर या कौशल से जोड़ना जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि चुनाव के वक्त जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश कोई भी दल जो है स्वाभाविक रूप से करेगा, राजनीतिक दल का ये चीजें होती है। लेकिन ये सवाल होने चाहिए कि जब कोई सरकार जब काम करना शुरू करती है किसी भी दल की किसी भी राज्य में, तो ये स्कीम शुरुआती तौर पर आनी चाहिए, ये आखिरी तौर पर नहीं आनी चाहिए। ये किसी न किसी किस्म से एक वोटर को लुभाने का जतन हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में इसको देखा जा सकता है कि अगर लोगों को इतनी जरूरत है तो इसका मतलब है कि फिर विकास कहाँ हुआ है? इतने लंबे समय से इतनी सारी सरकारें नहीं तो फिर विकास कहाँ हुआ? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। चुनाव में चूंकि चुनावी आपाधापी में सब चलता रहता है। मंजरी जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए, आपको कुछ बोलना है जी। दुबे जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा विकास कहाँ दिखता है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी देश या प्रदेश का विकास देखना हो तो वहाँ की सड़कें देखी जाती हैं। और सड़कें आपको भी पता है 2003 के पहले कैसी थी, गड्ढे ही गड्ढे थे। 61,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। जब हम किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश में सीमा में प्रवेश करता था 2003 के पहले, तो वो समझ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया। अब उसके उलट है कि अब वहां का व्यक्ति जब मध्य प्रदेश में आता है तो उसको ये समझ में आता है कि अब अच्छी सड़कों वाला मध्य प्रदेश आ गया। अच्छी सड़क भी एक मापदंड है संदीप जी, सड़क भी बन रही है और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट भी दिया जा रहा है। ये है बीजेपी का एजेंडा। आपको पता लग जाएगा कितनी सड़कें बनी है। आपने सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पे इमरजेंसी लाइट आई थी, इनके सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पे डामर रोड बना के आपने कुर्ते पजामे पे कोट और टाई लगाने का काम कर दिया। ये नए नए प्रयोग आप करते हैं, लेकिन सड़कें की क्या हालत है ये आप भोपाल या इंदौर जाते हुए देख ले, बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समय की कमी है, लेकिन ये जो राजनीति है वो अभी खत्म नहीं होगी। और राजनीति इसी का नाम है कि अपनी बातों को हर तर्क से राजनीतिक दल सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब चीजों में जनता जो है वो सर्वोपरि है, वही तय करेगी कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसके बातों में दम है, कौन जो है अब अपनी सही चीज को लेकर जा रहा है। तो इसके लिए चुनाव हो रहे हैं और हम इंतजार करेंगे जब 17 तारीख को वोटिंग होगी और गिनती 3 तारीख को होगी तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी की तरह सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ समय देने के लिए डॉक्टर संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यही खत्म करेंगे। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश को में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24, रहिए खबर बाखबर। नमस्कार।